हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कंचन। बच्चों, ये आपका 7th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, व्हेन वेयर एंड हाउ। इसको हमने इससे जो पहले वीडियो अपलोड हुआ था उसमें आधा एक्सप्लेन हो पाया था। इसके बाद हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आज कोशिश करेंगे कि इसको हम कंप्लीट कर दें। तो ये हमने सारे इसमें स्टडी किया था कि आर्कोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं, जो मिडिवल हिस्ट्री की पीरियड के दौरान हमने जो हिस्ट्री स्टडी करी थी उसमें देखा था कि किस किस तरीके के ट्रेंड्स हुए हैं, क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, रिवेन्यू सिस्टम आया है, फेडरलिज्म आया है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। टुडे वी आर स्टार्ट विद द लिटरेरी सोर्सेज। मैंने आपको ये भी बताया था ना, आर्कोलॉजी रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ आती हैं, इंस्क्रिप्शन आते हैं, बिल्डिंग्स आती हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं एंड कॉइन्स ऑल्सो, एंड दीज आर हेल्प अस फॉर टेकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं हमें हिस्ट्री को जानने के लिए। पेंटिंग, स्कल्पचर्स, जितने ये मूर्ति होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कराती हैं किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में। तो आज हम लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो प्री हिस्ट्री पीरियड था उसमें हमें कोई भी चीज़ें लिखित नहीं मिली है ना। जो पहले जो एंशियंट हिस्ट्री के दौरान जब स्टार्टिंग हुआ था इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज, तो जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं वो रिटन वे में नहीं है। लेकिन इन द मिडिल हिस्ट्री, यानी कि जो हिस्ट्री का जो बीच का जो मध्य भाग है, उसमें हमें कुछ लिटरेचर सोर्स भी देखने को मिलता है। वैसे तो मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स एंड कॉइन्स ये तो मिलते ही, आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज तो मिलते हैं, साथ ही साथ हमें लिटरेरी सोर्स भी देखने के लिए मिलता है। अब बेटा, जो लिटरेरी सोर्स है, लिटरेरी सोर्स क्या है, जो साहित्य है। लिटरेरी रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो साहित्य होते हैं, और सोर्सेज यानी जो माध्यम है, यानी हिस्ट्री के जानने के लिए जो हमें रिसोर्सेज मिले हैं, लिखित दस्तावेज जो मिले हैं, उनके बारे में आज हम इसमें स्टडी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको ये जो रिसोर्सेज मिले हैं वो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी मिले हैं। क्या कहते हैं बेटा उनको, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। इट मीन्स कि जो बायोग्राफी होती है वो उसे क्या कहते हैं, और ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। तो हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो बायोग्राफी है वो हमारी क्या है, रिटन बाय अदर पर्सन। बायोग्राफी क्या होती है, आत्म होती तो आत्मकथा है, लेकिन रिटन बाय अदर पर्सन। एंड ऑटोबायोग्राफी को आप कह सकते हैं आत्मकथा, रिटन बाय सेल्फ। बायोग्राफी मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे बायोग्राफी है, अगर बायोग्राफी होगी तो वो कोई और व्यक्ति इसको लिखेगा, यानी आपकी कहानी है तो आपकी कथा है, ठीक है, लेकिन आपकी कहानी के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति इसको रिप्रेजेंट करेगा थ्रू द रिटन वे। एंड ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा, जो स्वयं से लिखी जाती है, यानी खुद ने लिखी हो अपने बारे में पुस्तक। जैसे आप हो, आप अपने बारे में खुद से लिखेंगे। मैं हूँ, अगर मैं अपनी किताब खुद से लिखूंगी तो वो ऑटोबायोग्राफी है। और आप मेरे बारे में मेरी कुछ कहानियाँ लिखेंगे या मेरी जीवन की घटनाएं लिखेंगे, वो बायोग्राफी कहलाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इजीली। ये सारी चीज़ें हमें क्रॉनिकल्स पीरियड में देखने को मिलती हैं। क्रॉनिकल पीरियड्स क्या होते हैं बेटा, जो भी जिस भी शासन काल में जिस तरीके से जो शासन चल रहा है उसमें उस दौरान जो भी रिटन दस्तावेज, जैसे उनके मंत्री वगैरह मंत्री होते हैं और उनके कवि होते हैं और कुछ लिखने वाले चित्रकार, पेंटर, ये सारे कुछ जो होते हैं लोग, वही अपने राजा के बारे में या शासनकाल के बारे में या उनसे जुड़े रूल के बारे में इनको लिखा गया है। कुछ रिसोर्सेज बेटा इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस क्या होते हैं, स्वदेशी, यानी कि हमारे यहाँ के व्यक्तियों ने ही हमारे यहाँ के प्रशासन के बारे में लिखा है। जैसे कि कौटिल्य है ना, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, और जो अर्थशास्त्र लिखा था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान लिखा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था, या किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए समाज में, सोसाइटी में, इन सारी चीज़ों के बारे में किसने लिखा था, कौटिल्य ने। तो जो अर्थशास्त्र है हमारा क्या कहलाएगा, इंडिजीनियस। लेकिन एक पुस्तक है बेटा जैसे इंडिका, जो इंडिका पुस्तक है वो मैगस्थनीज ने लिखी है तो हमारे इंडिया के बारे में, लेकिन रिटन बाय फॉरेनर,
यानी किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है तो इसको हम फॉरेनर लिटरेचर कहते हैं, या कह लो फॉरेनर राइटिंग्स कहते हैं। आई होप दीज आर टर्म्स यू गॉट अंडरस्टैंड इजीली, है ना बच्चों। फिर आपका ये लिटरेचर मैंने बताया था रिसोर्सेज है, रिटन में लिखे गए हैं। फिर आगे आगे जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती गई, जैसे आपने सुना है ना कि रामायण सबसे पहले संस्कृत में लिखी गई थी, फिर उसके बाद हिंदी कन्वर्ट हुआ इसका, आजकल तो देखो इंग्लिश में भी आ रही है, उर्दू में भी आ रही है ना, पर्शियन लैंग्वेज में आ रही है, मैनी लैंग्वेज कन्वर्ट ट्रांसलेटेड, राइट। तो ये सारी चीज़ें इस लिटरेचर सोर्स जो लिखे जाते थे उस दौरान मैं आपको बता दूं किस किस भाषाओं में लिखे जाते थे। उस दौरान भी कई सारी भाषाओं में लिटरेचर सोर्सेस लिखे जाते थे। जैसे आपकी रीजनल लैंग्वेज, जैसे मान लो तुर्क लोग आए थे हमारे इंडिया में, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, तुर्किश थी, है ना। फिर मुगल पीरियड आया, जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की क्या थी, उर्दू एंड फारसी लैंग्वेज। तो सभी लोगों ने अपने अपने लिटरेचर सोर्स अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अभी इन सारी चीज़ों का हम भंडार देखने के लिए मिलता है कि हमारी क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, है ना बच्चों। इसमें में हम मिडिवल, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये सारा जो लिटरेरी दस्तावेज हमको मिले हैं किस में मिले, एक फॉर्मेट में मिले हैं, और जो फॉर्मेशन जो अच्छे से जो सिस्टमेटिक तरीके से जो लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ मिडिवल पीरियड में देखने के लिए मिलता है। कुछ इसमें लिटरेचर सोर्स में जैसे आपका कह सकते हैं कि जैसे जब हमारे पास पेपर नहीं थे, जैसे हमारे पास कागज होते हैं ना बच्चों, ये कागज नहीं होते, जब आप लोग तो कॉपी इस्तेमाल करते हो, हम लोग भी बुक्स इस्तेमाल करते हैं, आप और हम। तो ये एक कागज पर लिखी हुई है, ऐसा तो नहीं कि किसी कपड़े पे लिख दिया हो, किसी पिलर्स पे लिख दिया और हम इसको स्टडी कर रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं, है ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो हमारी बुक्स वगैरह हैं, जिन चीज़ों को हम पढ़कर इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखो मिडिवल पीरियड में किस किस चीज़ पे लिखी जाती थी, पाम लीव्स, ऐसे आपने सुना है ना, ताड़ के पत्र, या कह लो पत्तियां ताड़ के पत्रों पे लिखे जाते थे। बार्क ऑफ ब्रीच बेटा एक ऐसा पेड़ होता था ब्रीच का, जिसकी टहनियाँ की कह लो उसकी छाल, यानी कि जो उसकी ऊपर जो हम छीनते ना छाल वगैरह, वो लिखने में काम आती थी। बार्क ऑफ ब्रीच ये ट्री है बेटा, उस पर भी लोग उसकी छाल को निकाल कर उस पर लोग लिखा करते थे। एनिमल्स स्किन, अब सोचो मिडिवल पीरियड में एनिमल स्किन पर भी लिखा गया है। वर यूज्ड एज मटेरियल फॉर राइटिंग, अब ये सारी चीजें उस दौरान इन सारी चीजों पर लिखा जाता था। कब, इन द मिडिल पीरियड। दैट पेपर बिकेम द मेन राइटिंग मटेरियल। फिर इट वॉज ओनली इन द लेट मिडिल पीरियड, फिर धीरे जब स्टार्टिंग में मिडिल पीरियड था, मैंने बताया था ना दो भागों में डिवाइड है मिडिल पीरियड, एक तो प्री मिडिल पीरियड और सेकंड लेट मिडिल पीरियड। तो आपका जो प्री मिडिल पीरियड है उस दौरान तो आपका पाम लीव्स, बार्क ब्रीच एंड एनिमल्स स्किन पर लिखा जाता। फिर धीरे धीरे जैसे ही मिडिल पीरियड आगे बढ़ता गया, फिर इसमें पेपर का उद्गम हुआ, यानी कागज हमारी जान में आया। हम समझने लगे कि नहीं, हम कागज भी बना सकते हैं और उस पर भी लिख सकते हैं। फिर पेपर बिकम द मेन राइटिंग मटेरियल, फिर लिखने के लिए जो मेन चीज, पहले तो लोग अलग अलग चीज़ों पर लिखते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे जब पेपर का इन्वेंशन हो गया तो फिर लोग उस पर लिखना प्रारंभ कर दिया लोगों ने, ठीक है ना, लेट मिडिल पीरियड में। इसी दौरान फिर हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा लिटरेरी रिसोर्सेज है ऑफ मिडिवल हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो हमारा लिटरेरी सोर्स है वो भी कई सारी कैटेगरीज में, कई श्रेणियों में डिवाइड है। आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाम ट्री पे लिख दिया या बार्क ऑफ ब्रीच पे लिख दिया बस इतना ही इनफ है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा लिटरेरी सोर्स है वो कई चीज़ों में डिवाइड है मिडिवल हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। जैसे कोर्ट क्रॉनिकल है बेटा, कोर्ट क्रॉनिकल्स होते हैं बेटा इतिहासकारक, जो जिस जैसे कि जिस भी राजा का राजकाल चल रहा हो तो उनका एक कोर्ट होता था ना, एक सभा होती थी। उस दौरान जो व्यक्ति अपना लिटरेरी सोर्स लिखते थे, जो विद्वान व्यक्ति थे, वो अपना कुछ भी राइटिंग लिखते थे, उन्हें हम कोर्ट क्रॉनिकल्स बोलते हैं। एक तरह से इतिहासकार होते हैं कोर्ट क्रॉनिकल्स। तो ये जो सारे स्कॉलर्स थे, इन्होंने जब पीरियड
ये सारे जो इतिहासकार हैं वो सारे उस पीरियड से बिलोंग करते हैं। रोट अबाउट हिस्ट्री डायनेस्टी ऑफ द पीरियड। मैंने बताया था ना आपको कि जिस भी राजा का शासन काल था, या भाई जिस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जिसका नमक खाएगा उसी के बारे में लिखेगा। तो जो कोर्ट क्रॉनिकल्स थे, जो उस टाइम पे इतिहासकार लोग थे, तो जिस भी डायनेस्टी चलती थी, डायनेस्टी आपका जो भी जिस भी राजा का समय काल खंड चल रहा हो उसी की राजा के बारे में लिखेंगे। तो ये सारे कोर्ट क्रॉनिकल्स उन्हीं से बिलोंग करते हैं, उन्हीं से जुड़े हुए हैं। फिर उसी दौरान कुछ बहुत सारी किताबें आई। मैंने बताया था ना, काफ़ी लैंग्वेज में भी लिखी गई, उर्दू, फारसी, हिंदी, संस्कृत, अरेबिक एंड पर्सियन, काफ़ी सारी चीज़ों में बेटा लिखा गया है। ये सारा जो लिटरेरी सोर्स हमें कई सारी भाषाओं में देखने के लिए मिलता है। तो ये सारा जो जिस भी डायनेस्टी में लोग लिखा करते थे उसी को हम क्रॉनिकल कोड्स कहते हैं, कोड क्रॉनिकल्स कहा जाता है। इसी में बेटा हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए कि जैसे अब्दुल कादिर बदूनी है। कौन है? अब्दुल कादिर बदूनी। उसकी एक बुक है, क्या है? मुंतखबा उत त्वारीख, मुंतखबा उत त्वारीख। अब इसमें उसने अपने राजा जिस भी शासन काल में ये बुक लिखी गई होगी, अब मैं बोलूं हु रोट मुंतखबा उत त्वारीख, तो आप क्या लिखेंगे? अब्दुल कादिर बदूनीस। दिस इज रिटन बाय अब्दुल कादिर बदूनीस। तो ये बेटा बुक्स नेम है और कुछ राइटर्स हैं। इसी तरीके से ये देखो क्रॉनिकल्स बुक है, यानी कि किसी राजा के शासन काल में लिखी हुई पुस्तक है। इसी तरीके से और भी चीजें आती हैं, जैसे हमने सुना है ना कि जो हमारा हुमायूं, बाबर और अकबर को मिलाकर ये 3 वॉल्यूम बुक निकाली गई थी, जो हमारा वर्क इन 3 वॉल्यूम दैट डील्स विद द 3 रीजन्स ऑफ बाबर, हुमायूं एंड अकबर। ये जो एक बुक निकाली गई जिसमें बाबर का शासनकाल, हुमायूं का शासनकाल और अकबर का शासनकाल के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में बेटा? बाबर का, हुमायूं का एंड अकबर का। तो जो बरीनीस है, बरीनीस उसने अपनी किताब लिखी है, उसने क्या लिखा है? तारीख ए फिरोज शाही। क्या लिखा है बेटा? तारीख ए फिरोज शाही। अब मैं बोलूं कि 3 वॉल्यूम ऑफ बुक विच रिगार्डिंग बाबर एंड हुमायूं एंड अकबर हु रोट, तो आप बोलेंगे मुंतखबा उत त्वारीख। इट इज अ बुक रिटन बाय अब्दुल कादिर बदूनीस। इसी तरीके से एक बुक लिखी गई है, किसने लिखी है? तारीख फिरोज। तारीख फिरोज किसके बारे में था बेटा? फिरोज शाह तुगलक। मैंने बताया था ना पहले टर्कीज आए थे, तो टर्कीज में एक राजा था फिरोज शाह तुगलक, उसकी जो आत्मकथा या उसके जो शासन व्यवस्था है वो इस पुस्तक में देखने को मिलती है, जिसके राइटर कौन है? बर्नी। कौन है? बर्नीज। फिर आता है बेटा आपका, इसी के बाद आता है कि ये सारे क्या है? फेमस कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं, कि यानी कि किसी न किसी राजा के शासनकाल में लिखी गई बुक है। और ये सारे राजा दिल्ली सल्तनत के पीरियड के बारे में जाना जा सकता है। इन राजाओं के जो लिटरेचर सोर्स मिले हैं, जो दिल्ली पर किस तरीके से शासनकाल हुआ था, उसके बारे में हमें नॉलेज देखने को मिलती है। इसी लाइन में बेटा है एक बुक और है, जो है राज। कौन है? राज तरंगनी। क्या नाम है बेटा? राज तरंगनी। ये किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा? कल्हण एक बहुत बड़े राइटर रहे बेटा, एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। इन द 11th सेंचुरीज, कब लिखा था बेटा? 11th सेंचुरीज में लिखा है राज तरंगनी, 11th सेंचुरी में। और वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? अबाउट द हिस्ट्री के बारे में ऑफ द रूल ऑफ कश्मीर। अब देखो, अब मैं बोलूँ कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें कश्मीर के बारे में हम इतिहासकार लोग बताते हैं, तो आप बोलोगे द बुक इज राज तरंगनी एंड रिटन बाय कल्हण। इट इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ रूल्स ऑफ कश्मीर, राइट? तो आप यू कैन से दैट। तो आपको समझ में आ रहा है ना सारी बुक्स वगैरह हमें क्यों लिखी हैं, किस तरीके से लिखी गई हैं, किस शासन काल में लिखी गई हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो फिर इसी में बेटा आता है आपका
फिर ऐसे और भी मैनी रूल्स, कई मैंने बताया था तुर्की के बाद कौन आए थे, मुगल लोग आए थे। अब मुगल के बारे में भी तो कुछ नहीं लिखा होगा। अबुल फजल राइटर है बेटा, कौन है, अबुल फजल। और अबुल फजल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अकबरनामा। अबुल फजल ने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, अकबरनामा। इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ सच अ वर्क। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है उनके राजकाल का, उनके जब उस टाइम उस दौरान जिस तरीके से कामकाज होता था उसके बारे में इस बुक की बात कही गई है। और अकबरनामा जो लिखा गया है उसका जो उसको भी 3 वॉल्यूम में लिखा गया है। किसमें लिखा गया बेटा, 3 वॉल्यूम में। और जिसका जो 3rd वॉल्यूम है उसको हम जानते हैं आईने अकबरी। अकबरनामा का जो 3rd वॉल्यूम है, यानी 3 पार्ट कर दिए अकबरनामा के, 1st, 2nd एंड 3rd। तो किसी में तो अकबर की बचपन का दिखा गया है, फिर एक पार्ट में अकबर के जिस तरीके से किस तरीके से उसने शासन किया, किस तरीके से उसने शादियां की हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाया गया है। फिर 3rd वॉल्यूम में आता है आईने अकबरी। आईने अकबरी बेटा हाईलाइट करती है कि जो अकबर का गवर्नेंस था, जो इसके जो शासन करने का तरीका था, जैसे आप लोगों ने सुना कि जो अकबर था वो सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करता था, तो उसकी गवर्नेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू द आईने अकबरी। हु इज रोट, इट इज रिटन बाय अब्दुल फजल। और जो उनके ही दरबार में, दरबार कौन था, दरबारी था, उनकी कोर्ट में बैठा करता था, एक विद्वान था, स्कॉलर था। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज हमें हिस्ट्री के बारे में देखने को मजबूर कर देते हैं या हमें जानने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं सारे लिटरेचर सोर्सेज। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ फॉरेनर लिटरेचर भी लिखे गए हैं। फॉरेनर लिटरेचर में कुछ ट्रैवलर आए थे, जैसे मान लो फयान के बारे में आपने कभी सुना, फयान, एक फयान नाम का जो व्यक्ति था, जब हर्षवर्धन का शासनकाल चल रहा था उस दौरान वो घूमने आया था। फिर आपने सुना होगा ना कि जो वॉरेन हेस्टिंग है वो किस मुगल शासक के राज के खंड में आया, इन सारी चीज़ों के बारे में। पिलग्रिम्स, कुछ लोग हमारे यहाँ की जो ऐतिहासिक जो तीर्थ स्थल है उनके यहाँ घूमने आया करते थे। फिर उन्होंने अपने अपने विजिट किया किस पूरे इंडिया को, और फिर उन्होंने अपने अपने तरीके से कुछ बुक्स लिखी हैं। उन्हीं बुक्सों को हम फॉरेनर राइटिंग कह सकते हैं। आपको पता है कि इब्न बतूता, आपने बहुत सुनाया होगा ना, इब्न बतूता पहन के जूता, ये गाना तो सुना ही होगा ना आपने। तो एक इब्न बतूता नाम का भी फॉरेनर व्यक्ति था, एक कह लो ट्रेवलर था, जो कहाँ का था, मोरक्को का था। कहाँ का था बेटा, एक्सक्यूज मी, मोरक्को का था, जो कि ट्रेवलर था, यानी कि यात्री था और स्कॉलर था और विद्वान भी था। उसने विजिट किया इंडिया, और विजिट इंडिया करने के दौरान, लेकिन जब वो इब्न बतूता आया था उस टाइम पर किसका शासन काल चल रहा था बेटा, तुगलक का। किसका शासन काल था, तुगलक का। तो उस दौरान इब्न बतूता जब तुगलक आया इंडिया में और उसने विजिट किया उसने जब विजिट किया इंडिया, फिर उसने एक किताब लिखी जिसका नाम है रिहला। क्या नाम है, रिहला। और रिहला का मीनिंग होता है ट्रेवल्स। क्या होता है, ट्रेवल्स। तो ये जो बुक है टेल्स अस अबाउट द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये हमें हमारी इंडिया की भौगोलिक आकृति के बारे में बताती है। भौगोलिक आकृति के बारे में बेटा, सॉरी ये थोड़ा ब्रेक हो रहा है, थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है ना, इसलिए। तो ये जो मैंने बताया था कि जो इब्न बतूता था कहाँ का था, वो मोरक्को का था। कौन था, ट्रेवलर एंड स्कॉलर्स। मैं पूछ सकती हूँ हु इज इब्न बतूता, था आप लोग कह सकते हैं इब्न बतूता बिलोंग टू द मोरक्को एंड ही वाज अ ट्रेवलर एंड स्कॉलर्स। और उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रिहला। और कब, किसके पीरियड में आया था, यानी कि उस दौरान किसका शासन था, तो आप कह सकते हैं तुगलक का। और उसने कौन सी बुक लिखी है, रिहला। रिहला जो कि बताती है हमारे ज्योग्राफी के बारे में, हमारी भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी इंडिया की भौगोलिक स्थिति उस दौरान किस तरीके की थी उस बारे में हमें देखने के लिए ये बुक इंफॉर्मेशन देती है। फिर आता है हमारा अल्बरूनीज। अब बेटा भूगोलिक देखो,
भाई किसी ने राजा का शासनकाल लिखा है तो हमें राजा के शासनकाल के बारे में पता चलता है। किसी ने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा है तो हमें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया है। फिर किसी ने इंडिया की भौगोलिक आकृति के बारे में भी बताया होगा कि कहाँ के पहाड़ ऊंचे हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के जो फर्टाइल एरिया कैसे हैं, उपजाऊ भूमि कैसी है, कहाँ पर बैरेन भूमि है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी तो कोई ना कोई बताएगा। तो ये सारी बुक्स के दौरान ही हमें पता चलता है कि उस दौरान पॉपुलेशन किस तरीके से थी, कैसा रूल था, भौगोलिक आकृति कैसी थी, किस तरीके के लोगों के घर थे। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो हिस्ट्री के लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, हमारे जो पुराने पूर्वज थे वो किस तरीके से शासनकाल था उनका। इसी में एक आपके फॉरेनर ट्रेवलर में एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है अल बरूनी। क्या नाम है बेटा? अल बरूनी। उन्होंने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है तारीख अल हिंद। तारीख ए हिंद भी बोलते हैं कुछ लोग और इसको तारीख अल हिंद भी कहा जा सकता है। तो रिटिन अराउंड कब लिखी गई थी? 1030, जैसे अब 2021 चल रहा है ना। सोचो ये बुक जो लिखी गई थी कब लिखी गई थी, जो किस सन में लिखी थी? 1030। अब तो 2021 चल रहा है तो कब लिखी गई थी? 1030 में, सीई यानी कॉमन एरा। व्हेन ही कंपाइल्ड मोहम्मद गजनवी ऑन हिज कैंपेन इनटू नॉर्थर्न इंडिया इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट रीजन अकाउंट ऑफ मिडिवल इंडिया। ये जो व्यक्ति था, जो अल बरूनी था, वो मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। किधर से? नॉर्थर्न इंडिया से। मैंने ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट समझाया था ना। तो नॉर्थ साइड से वो आया था, किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। और जिसने हमारे यहाँ के अकाउंट ऑफ मिडिवल इंडिया के, जो मिडिवल इंडिया का जो दौर चल रहा था उस दौरान वहाँ उनकी जो अकाउंटेड व्यवस्था थी वो किस तरह की, जो लेखा जोखा था उनका वो किस तरीके था, उस दौरान हमें जानने के लिए ये बुक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। इसी में बेटा आपका ये, फिर मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में, यानी कि आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इटसेल्फ एंड बायोग्राफी रिटन बाय अदर पर्सन एंड इट इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन। कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की, उसकी पर्सन, किसी भी व्यक्ति की उसकी पर्सनल लाइफ की स्टोरी होती है। मैंने इसमें से कुछ बता दे रही कि जैसे बायोग्राफी है। अब मैं पूछूं कि जो पृथ्वीराज रासो है वो क्या है, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी? तो ये एक बायोग्राफी है जिसको पृथ्वीराज ने नहीं लिखा है। किसको लिखा है इसे? चंद बरदाई ने लिखा है। आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो इट इज अ ऑटोबायोग्राफी, तो आप कहेंगे नो, इट इज नॉट ऑटोबायोग्राफी, इट इज अ बायोग्राफी एंड रिटन बाय चंद बरदाई। ठीक है ना बेटा? एंड हुमायूं नामा इज ऑल्सो बायोग्राफी, यानी आत्मकथा तो है। हुमायूं की जीवन काल की कहानियां हैं, बट रिटन बाय गुलबदन बेगम। गुलबदन बेटा उनकी बहन थी जिन्होंने अपने भाई के बारे में, कि उनका शासनकाल कैसा था, हुमायूं कैसे व्यक्ति था, उसके बारे में लिखती हैं। एंड ऑटोबायोग्राफी, अब कुछ ऑटोबायोग्राफी के नाम भी सुन लो आप लोग, कि जो जिस व्यक्ति ने खुद से लिखी है। हुमायूं नामा तो गुलबदन ने लिखा है, लेकिन देखो बाबर था। बाबर कौन था? हुमायूं के फादर। तो जो बाबर था उसने अपनी खुद पुस्तक लिखी, बाबर नामा। क्या पुस्तक लिखी उसने? खुद से, बाबर नामा। उसने अपनी खुद की कहानियां लिखी हुई हैं और इसको बाबर नामा को हम तुजुक ए बावरी के नाम से भी जाना जा सकता है। किस नाम से जानते हैं हम बाबर नामा को? तुजुक ए बावरी, है ना बेटा? आपको कह सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ बाबर नामा? तो द अदर नेम ऑफ बाबर नामा इज तुजुक ए बावरी। और ये बेटा किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? टर्किश कह सकते, तुर्किश कह सकते इसको, ठीक है ना, लैंग्वेज में लिखी गई थी। फिर बात आती है जहांगीर। जहांगीर ने भी अपनी पुस्तक लिखी है, तुजुक ए जहांगीर, यानी ऑटोबायोग्राफी है तुजुक ए जहांगीर। उसने खुद से पुस्तक लिखी है, जो किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। आप देखो, जो बाबरनामा थी वो किस में थी? टर्किश में। लेकिन जो आपका तुजुक ए जहांगीर है वो किस लैंग्वेज में है? वो है पर्शियन लैंग्वेज में। ओके बेटा,
ये अलग अलग लैंग्वेज है और अलग अलग लैंग्वेज के नाम बताए जा रहे हैं इसमें। इसी के बाद जैसे अब बाबरनामा है। अब बाबरनामा क्या है, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी? तो आप कह सकते हैं कि ये बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी है, तो आप बताएंगे ये एक ऑटोबायोग्राफी है मैम, और जो बाबर ने खुद लिखी है। और ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है? फ्लोरा एंड फोना, यानी जो हमारा फ्लोरा एंड फोना आपने सुना होगा। फ्लोरा होते हैं बेटा जो किस प्रकार की वनस्पतियां हैं हमारे यहाँ, किस तरीके की वेजिटेशन वगैरह जो होती है। फोना किस टाइप के आपके एनिमल्स वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, हाथी, घोड़े। तो फ्लोरा एंड फोना के बारे में ये हमें इस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती कौन? बाबरनामा। और हमें डिटेल में जो इस दौरान बाबर का जो एम्पायर था, जो साम्राज्य था, या उसकी जो लाइफ थी, पर्सनल लाइफ थी, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कौन? बाबरनामा, रिटेन बाय बाबर। ठीक है ना बेटा? बाबरनामा को अदर नाम से और क्या जान सकते हैं? तुजुके बाबरी। किस लैंग्वेज में? टर्किश लैंग्वेज में। देखो मैं आपको इसलिए बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी मैं, और क्वेश्चन के बाद फिर आपको उसमें आंसर देने होंगे मुझे, ठीक है ना? फिर आपको आपका जो मैंने आपको ये चैप्टर आपको पहले भी, इससे पहले भी रिगार्डिंग 6th क्लास की जो मैंने बुक का चैप्टर था वो शेयर किया है ना, व्हेन, वेयर एंड हाउ, उसमें से क्वेश्चन प्लस इस वाली वीडियो और इस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन, जो कि 7th क्लास में, इन दोनों से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और इसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है ना? इसलिए इसको अच्छे से सुन लो। अब बेटा अब आती है कि जो हमें किसके बारे में बताती है इन्फॉर्मेशन? बाबर की जो बुक है फ्लोरा एंड फोना के बारे में बताती है, और उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताती है। और जो फिरोज शाह तुगलक था ऑल्सो रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। जो फिरोज शाह तुगलक था उसने अपनी खुद से अपनी कहानियां लिखी हुई हैं, जिसका नाम क्या है? फतूहत ए फिरोज शाही। क्या नाम है बेटा? फतूहत ए फिरोज शाही, जिसमें उसने ऑटोबायोग्राफी लिखा है कि अपने शासनकाल के दौरान अपनी सारी चीजों के बारे में बताती है। नेक्स्ट है बेटा राइटिंग फॉरेनर ट्रैवलर्स। मैंने ये सारी एक्सप्लेन की है कि किस तरीके से जो राइटिंग लिखी गई थी फॉरेनर ट्रैवलर्स के जरिए लिखी गई थी, और जो फॉरेनर ट्रैवलर हैं उनकी जो बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं वो हमें नॉलेज प्रोवाइड कराती हैं अबाउट द हिस्ट्री। और आपका मैं कुछ इसमें फेमस जो आपके ट्रैवलर हैं, ये सारे ट्रैवलर आपका मिडिवल पीरियड के दौरान ही आए हुए थे, उन्होंने कुछ ना कुछ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। फिर आपकी एक फेमस बुक और है बेटा, द जर्नी बियॉन्ड 3 सीज। क्या नाम है? द जर्नी बियॉन्ड 3 सीज। तो ये बुक है, ये एथेंस एक देश है ना, उसका व्यक्ति है निकितिन। जो निकितिन जब विजिट करने आया था इंडिया में, उसने अपनी इस पुस्तक में लिखा है, और उसमें इंडिया के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। फिर आपकी एक और बुक है मिरत उल मेमलिक और मिरर ऑफ कंट्रीज। ये भी एक बुक है, इसके राइटर तो फाइनली नहीं पता, लेकिन ये बुक भी हमें हमारी इंडिया के बारे में लिखी गई है। ये रिकॉर्ड प्रोवाइड कराती कि इंडिया की जो शासन व्यवस्था थी वो किस तरीके से थी, ठीक है ना? रिलीजियस लिटरेचर, वैसे तो मैंने बताया लेकिन फिर से एक बार बता रही हूँ। रिलीजियस लिटरेचर कौन से होते हैं? जैसे धार्मिक पुस्तकें है ना, जैसे हिंदू की धार्मिक पुस्तक क्या है? रामायण, गीता, महाभारत। और आपका जो मुस्लिम की क्या है? आपकी कुरान है ना, इस तरीके से पर्शियन की भी है, और आपका क्रिश्चियन की भी पता है ना, बाइबल है। तो ये रिलीजियस लिटरेचर है, और ये सारी चीजें हमें अपने अपने अलग अलग धर्म के बारे में भी जानकारी प्रोवाइड कराती कि उस दौरान किस तरीके से लोगों का धर्म था। मैंने बताया था ना, उस दौरान भक्ति और सूफी मूवमेंट बहुत तेजी से उभर कर आया था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसमें रिलीजियस लिटरेचर में, ये धार्मिक से रिलेटेड। फिर है आपका बेटा रीजनल लिटरेचर। देखो रिलीजियस क्या है? धार्मिक, और रीजनल क्या है? क्षेत्रीय। जैसे कि कुछ क्षेत्रीय भाषा में भी कुछ लोगों ने बुक्स वगैरह लिखी हैं, या क्षेत्र के अकॉर्डिंग। जो हमारा इंडिया था काफ़ी ब्रॉड है ना, तो उस दौरान एक की बस की बात नहीं थी कि एक ही राजा पूरे इंडिया को शासन कर सके।
तो बेटा इंडिया को भी अलग अलग लोगों ने डिवाइड कर दिया था कि ईस्ट का पार्ट कौन है और वेस्ट का पार्ट के कौन सा राजा है, साउथ का कौन है, नॉर्थ का कौन है, सेंटर का कौन है। ये सारे राजा ही क्या है, अपने अलग अलग शासनकाल में राज करते थे। उस दौरान ही अपने अपने रीजनल लिटरेचर भी हुए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया के राजाओं के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ अपने राजाओं के बारे में लिखा है। जैसे कि जयदेव है ना, जो जयदेव है वो व्यक्ति ने क्या लिखा है, गीता गोविंद लिखी है। क्या लिखा है बेटा, उनकी गीता गोविंद लिखी है। फिर जैसे आपने सुना है ना कबीर जी है, उन्होंने दोहे लिखे हैं। तो ये क्या है, रिलीजियस लिटरेचर है कि नहीं। इसी तरीके से रीजनल में जो क्षेत्रीय भाषा में जो लिखे गए हैं, क्षेत्र के लोगों ने लिखे, जयदेव है, उन्होंने क्या लिखा है, गीता गोविंद लिखा है। फिर आपका आता है कि चंद बरदाई है, मैंने आपको बताया था ना, चंद बरदाई क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो लिखी है। पृथ्वीराज रासो क्या है, इट इज अ बायोग्राफी। और ये जो पृथ्वीराज का जो शासनकाल था, जो पृथ्वीराज के अंडर में जो भी क्षेत्र आते थे, उन्हीं के बारे में इसकी बात करते हैं और उसी की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है। फिर आपका बेटा आता है आपका ये सारी जो कंपोज, जो टेक्स्ट कंपोज किए हैं, यानी जो लिखित दस्तावेज कंपोज की गए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में है। मैंने आपको पहले बताया था कि उस दौरान भी काफी लोग अलग क्षेत्र, भाई क्षेत्रीय लैंग्वेज तो अलग होती है ना। आप देखो दिल्ली की लैंग्वेज अलग होगी, मथुरा की अलग होगी, राजस्थान की अलग होगी, तमिल की अलग है, कर्नाटक में अलग है। भाई अलग अलग है क्या, क्या सारे लोग सारी भाषा समझ लेते हैं? तो ये क्या रीजनल है, क्षेत्रीय भाषाएं। और ये क्षेत्रीय भाषाएं ही लोगों ने फिर अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपनी कुछ लिटरेचर सोर्स लिखे हैं, जिसमें से कुछ लिटरेचर सोर्स फेमस हैं। उनके नाम बता दूं मैंने, जैसे एक मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है, उर्दू में लिखा है, तमिल में लिखा है, पर्शियन में और कन्नड़ भाषा में लिखा है। फिर मैंने बताया था आपको अरेबिक लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है ना। ये सारी चीजें जैसे जैसे क्षेत्र चेंज होते गए, वैसे वैसे लोगों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखना प्रारंभ कर दिया है। अच्छा बच्चों, कैलीग्राफी समझो, नेक्स्ट टॉपिक। कैलीग्राफी क्या होता है बेटा, कैलीग्राफी में जैसे आपने ग्रीटिंग्स कार्ड देखे ना, उसमें टेढ़ी टेढ़ी राइटिंग में लिखा हुआ था कुछ सुंदर सा, हमें भले ही कुछ लेटर समझ में ना आए लेकिन बड़ा सुंदर सा लगता है देखने में। तो क्या है, एक राइटिंग है। कैलीग्राफी क्या है, इज बेसिकली द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की आर्ट है ये। अल्फाबेट एंड आर्टिस्टिक मैनर, इट वॉज अ कॉमन फीचर्स ऑफ manuscripts written during the middle period of India history। manuscript बेटा भी एक बुक है, उसमें भी हमें कुछ डिजाइनेबल कुछ लेटर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो डिजाइन से लेटर मिलते हैं। तो ये मिडिवल पीरियड में ये कैलीग्राफी का भी उद्गम हुआ था। जैसे आप ये पिक्चर्स देख पा रहे हैं ना, यू कैन सी दिस पिक्चर्स, ये पिक्चर्स है, कुछ मॉन्यूमेंट्स लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर कुछ लिखा है ना, भले हमें समझ में ना आए लेकिन देखो इस तरीके से लिखा होता है ना। जैसे कि अब ये क्या है, सजा सजा के लिखते हैं कि नहीं, वैसे ये एस है, तो वैसे तो कॉमन एस किस तरीके से बनता है, एक कॉमन एस तो इस तरीके से बनता है ना। अब ये देखो ये भी तो एस है, तो ये क्या है, कैलीग्राफी राइटिंग में इंक्लूड होती है कि यानी जो डिजाइनदार जो लेटर वगैरह लिखते हैं इनको हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफी राइटिंग, ठीक है ना। फिर आपका आता है, फिर आपका कैलीग्राफी राइटिंग मैंने बताया था, मॉन्यूमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें लिखते हैं। यही सारी चीजें ही हमें बताती है कि किस तरीके से उस मिडिवल पीरियड में मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लिखा हुआ था और मॉन्यूमेंट्स हैं। फिर इसकी बारे में नॉलेज प्रोवाइड होती है कि हाँ ये कैलीग्राफी राइटिंग है और ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इंडिया, और ये पहले से ही इंडिया में मौजूद थी, क्योंकि ये चीज़ पहले से ही मौजूद है, यानी मुगल शासक आने से पहले, तर्कीज आने से पहले ही कैलीग्राफी राइटिंग मौजूद थी इंडिया में। और ये हमें इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराती है, मनुस्क्रिप्ट प्रोवाइड कराती है। कौन कराती है बेटा, मनुस्क्रिप्ट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है कि भाई कैलीग्राफी नाम की भी कोई राइटिंग है, ठीक है ना। फिर आपका इन सारी चीज़ों के बारे में लिखने के बाद आपका ये आता है, मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ इस पेन का, ये थोड़ा सही नहीं आ रहा है, एक मिनट, रेड लेती हूँ, रेड या फिर येलो, समझ नहीं आ रहा लेकिन चलो रेड ही काफ़ी है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैलीग्राफी के बारे में बता सकती है। तो आपने समझा है ना कि कैलीग्राफी राइटिंग क्या है। इट वॉज ओनली विद द पर्शियन इन्फ्लुएंस्ड दैट
डिस्टिंक्टिव स्टाइल इमर्ज्ड कि बेटा इमर्ज्ड मिली हुई है, डिस्टिंक्टिव एक विशेष चीज़ें जो बताती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पर्शियन इन्फ्लुएंस्ड, जो उस दौरान पर्शियन लैंग्वेज चलती थी उस दौरान भी पर्शियन लैंग्वेज को भी इस कैलीग्राफी राइटिंग ने उभारा है, यानी इस कैलीग्राफी को भी डेवलप किया हुआ है। किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है ना। फिर आपके बेटा ये आर्चिवल रिकॉर्ड्स आते हैं। आर्चिवल रिकॉर्ड्स यानी कि कुछ छुपे हुए दस्तावेज। आर्चिवल रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं? जो कुछ छिपे हुए दस्तावेज हैं कि कुछ चीज़ों की, देखो मैंने आपको इतनी सारी बुक्स बताई, उतने सारे राइटर्स बताए, लेकिन कुछ ऐसी भी बुक्स हैं बेटा जिनकी हमें पता ही नहीं चलता है कि किसने लिखी है। ये तो पता है कि ये किस बारे में लिखी है, लेकिन उनकी जो एग्जैक्ट राइटिंग है वो हमें राइटिंग के बारे में नहीं पता चलती। तो जो आर्चिवल रिकॉर्ड्स है, अपार्ट फ्रॉम वेरियस लिटरेरी रिसोर्सेज डिस्कस एवर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आर्चिव्स इन द फॉर्म ऑफ रॉयल फेमस और डिक्रीज इशूड बाय द रूल्स। ये सारी चीज़ें जो हमें कुछ और भी आर्चिवल रिकॉर्ड्स है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराती हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स थी, किस तरीके से पॉलिटिकल लाइफ थी उनकी, पॉलिटिकल सिस्टम था उनका, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या था, किंगडम क्या था उनका, राज शासन काल था। ये सारी चीज़ें इसके दौरान में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। कौन से? आर्चिवल रिकॉर्ड्स, यानी उनके हमें पता नहीं है कि किसने लिखे, लेकिन तब भी बिसाइड ऑफ दीज थिंग्स फिर भी ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कराती हैं अबाउट द हिस्ट्री। आई होप these almost topic you got to understand in easily way। एंड बच्चों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी जरूर भेजें, जिससे कि वो भी उन्हें भी पढ़ने में थोड़ी सुविधा हो। ये मैंने पहले बता दिया, वैसे तो ये एनसीईआरटी बुक नहीं है, एक गोयल, छवि गोयल है, उनकी राइटर से मैंने ये पेजेस उठाए हैं और उन्हीं को एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट सेम इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है एनसीईआरटी बुक्स में भी। तो ये जितने भी राइटर्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, ये सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन सेम ऐसी ही है आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी। तो जो बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक्स है वो भी अगर इसको देखेंगे तो उनको मैं पक्का कह रही हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें मिलेगा ही, जो आपको फ़ायदा आएगा आपको लर्निंग में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ये समझाया, आपके ये सारे टॉपिक्स। फिर आपका बेटा आता है कि जो हमारा जोग्राफिकल फैक्टर है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था आपको कि हमारे जो इंडिया है वो काफ़ी किस तरीके की वहाँ की रेंज है ना, माउंट है, किस तरीके से नदियाँ हैं, कितनी सारी नदियाँ हैं। तो जो हमारी, मैंने बताया था कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हमारे इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बताती हैं, उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताती हैं। तो ज्योग्राफी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्राइव्स ऑफ हिस्ट्री। ज्योग्राफी है वो हमारी हिस्ट्री जानने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। और ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें जानना होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से था हिस्ट्री दौरान में और अब क्या चेंज है। तो हमें एक तरीके से असिमिलेटिव करने के लिए मिलता है कि उस दौरान किस तरीके से एनवायरनमेंट था और आज कैसा है। फिर इसी के बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो हमारी जो मेजर फिजियोग्राफिकल है, यानी जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो भूगोलिक प्राकृतिक चीज़ें हैं, डिवीज़न है, मैंने बताया था ना अलग अलग, हमारा इंडिया इतना ब्रॉड है कि एक साथ राजा नहीं थे, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से राज करते थे। इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर्स दिखाती हूँ, ये आप भारत की पिक्चर्स देख रहे हैं ना बेटा। तो जो ये आपका एरिया है, ये जो एरिया है आपका, इसको हम पेनिनसुला रिवर कहते हैं, है ना बेटा। फिर आपके ये जो सेंटर एरिया है, ये हमारा जो एरिया है इसको हम सेंट्रल एरिया बोलते हैं। फिर आपका जो ईस्ट ये है आपका, देखो ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया क्या होता है बेटा? जो ये वाटर बॉडीज है ना इसके आगे, तो इसे हम ईस्ट कोस्टल एरियाज बोलते हैं। फिर आपका ये प्रयागराज, गोंडा, कन्नौज, ये सारा आपका क्या है, ये आपका ये ईस्टर्न पार्ट है। और ईस्टर्न पार्ट में ये जो पार्ट है इसे डेक्कन प्लेट्यू भी कहा जाता है। और ये जो ये तीनों मिलाकर आपका ये क्या है, सेंट्रल एशिया का पार्ट बनता है, ठीक है ना बेटा। इसको हम सेंट्रल एशिया के नाम से भी जानते हैं। फिर आपके जैसे ऊपर कश्मीर है, तो ये हमारा नॉर्थ साइड के जो राजा थे ना, मैंने आपको बुक्स वगैरह में बताया था अभी रीडिंग करने के दौरान कि ये नॉर्थ पार्ट है, उसमें हमारा कुछ राजा है। और फिर ये बाकी का ये हमारा क्या है, वेस्टर्न एरियाज। तो यहाँ भी हमें वेस्ट एरिया से हमारा क्या है, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये हिमालय की इधर साइड में, हमारा ईस्टर्न साइड में ना, इधर साइड में हिमालय रेंज, तो यहाँ से जो हमारी नदियों का उद्गम हुआ है,
यहाँ से आपको पता है ना, गंगोत्री, नर्मदा, ये सारी जो नदियाँ बहती हैं, ये नदियाँ जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा रिवर फ्लो करती हैं, मैं आपको एक मिनट इरेज करती हूँ, फिर आपको नदियों के बारे में फिर से आपको ये ज्योग्राफिकल जो फैक्टर है मैं आपको इसी के थ्रू समझा दूंगी। जो आपका ये चार्ट है ना, इसी के थ्रू समझा दूँ। तो बेटा ये जो हिमालय रेंज हैं, जो हिमालय के जो पहाड़ हैं, तो यहाँ से जो आपकी जो नदियाँ निकलती हैं, है ना, वहीं से जो नदियाँ हैं जो कि आपका जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। और ये वेस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स है वो जो कौन कौन सी हमारी, आप कह सकते हैं कि जो हमारी जो रिवर सिस्टम है वो भी एक जो पेनिनसुलर रिवर है, राइट बेटा, है ना, जो एक पेनिनसुलर रिवर है, यानी ये पेनिनसुलर एरियाज है, सॉरी, ये क्या है? पेनिनसुलर एरियाज, जो कि पेन की आकृति बना है। एंड पेनिनसुलर एरियाज वो एरियाज हैं जो 3 साइड कवर्ड विद वाटर, एंड जो लैंड हमारा 3 साइड कवर्ड होता है बॉर्डर से, वो हमारा पेनिनसुलर रिवर कहलाता है। फिर मैं आपको बता दूं कि जो हमारे रिवर सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है हमारी जो भूगोलिक आकृति को समझने के लिए। तो जो रिवर्स हैं, और जो रिवर्स यहाँ से चलकर जो आती हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटा अपने साथ ये कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो अपने साथ फर्टाइल, जो नदियों का जितना भी क्षेत्र होता है बेटा उनके आसपास का बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एरिया का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। फिर इसी दौरान बेटा आपका जो इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियाँ हैं। कौन कौन सी? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये हिमालय से तो शो होती है, और अपना जो इसी को जहाँ पे जो पता है ये हिमालय से निकलकर और जो आपकी जो मिट्टियाँ छोड़ती हुई निकलती है और फिर यहाँ जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है बेटा। किस में मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। फिर उस दौरान जब यहाँ पे जो एरिया जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा एलुवियल पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलुवियल सॉइल बेटा बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि होती है, जैसे आपने सुना है ना कॉटन वगैरह की जो भूमि होती है वो में मिलती है। तो आपने पता है कि आपको जो एलुवियल सॉइल है वो ज़्यादा मात्रा में कहाँ मिलती है? महाराष्ट्र के एरियाज में मिलती है, क्योंकि जो नदी है अब वो चलते 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 यहाँ पे आ रही है, तो बीच में कहीं इधर निकली है, कहीं इधर निकली है, कहीं इधर निकली है। कुछ नदियाँ हैं जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, यमुना है, और भी कई सारी नदियाँ हैं। ट्रिब्यूटरीज उनकी सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? उनकी सहायक नदियाँ। तो ये सारी जो नदियाँ हैं फिर धीरे धीरे जब बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या महाराष्ट्र है ना, इस एरियाज में क्या आपका महाराष्ट्र है। तो जब वो महाराष्ट्र से मिलने से पहले यहाँ पे अपना कुछ भाग, यानी जो भी वो अपने साथ जो भी मटेरियल लेकर चलती है वो यहाँ पे छोड़ दिया। जब बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये जो मटेरियल अपना वो यहाँ पे छोड़ देती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया है और यहाँ एलुवियल सॉइल प्राप्त होती है। इसी तरीके से बेटा जो इंडस, आपने सुना होगा इंडस, जो इंडस नदी है वो ये इंडस सिविलाइजेशन है बेटा, एक सभ्यता थी जो बहुत पुरानी सभ्यता है, हड़प्पा और इंडस सिविलाइजेशन, यानी तुर्कीज और मुगल पीरियड से भी पहले की सभ्यता है बेटा ये। तो इसमें क्या था कि जो इंडस लोगों के लिए जो उसी की नदी का नाम था इंडस, उसी से नाम पड़ा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उनकी जो सभ्यता थी तो वो उनकी जो हमें मिलती, उनमें भी जो हमें देखने को मिलता है, जो इंडस का जो माउंट था वो कम से कम 3200 किलोमीटर का दौरा अपना 3200 किलोमीटर का वो अपना एरिया क्रॉस करती है। कितने किलोमीटर का बेटा? 3200 का एरिया क्रॉस करती है। उस दौरान वो अपनी कई सारी नदियाँ, उसकी सहायक नदियाँ भी हैं, है ना बेटा, और उसकी सहायक नदियों की वजह से ही इसमें क्या होता है, इसकी सहायक नदियों की वजह से ही उसमें क्या होता है कि जो उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आते हैं। उसके जो वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो हमें देखने की मिलते हैं कितने फर्टाइल हैं। ठीक है ना बेटा? आई होप यू अंडरस्टैंड। और तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ एरियाज इस तरीके से हैं कि कुछ फर्टाइल एरियाज हैं, कुछ इस तरह डिवाइडेड हैं। फिर आपको मैं थोड़ा सा एक चीज़ और समझा दूँ इसमें, एक मिनट में इसको इरेज करती हूँ सारा मैटर। ये इसको देखने को आप देख सकते हैं, ये जो आपका जो प्रयाग है ना, इसमें भी देखो आप, यहाँ पे भी राजा का कोई दौर है। फिर यहाँ से कन्नौज, ठीक है, ये प्रयाग है, तो यहाँ किसी राजा का शासनकाल था। कन्नौज में अलग शासनकाल था।
फिर यहाँ ये दिल्ली है, इस दिल्ली सल्तनत पीरियड आ जाता है बेटा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये देखो, ये आपके देखो धार मालवा, ये मालवा का क्षेत्र है बेटा, आपने मालवा राजा सुनी है ना, ये मालवा का क्षेत्र है जो उज्जैन में पड़ता है। फिर आपका ये राजस्थान में जो राजा हुआ करते थे उनका क्षेत्र है बेटा। तो ये सारे क्षेत्र डिवाइड है। फिर इसी दौरान देखो कश्मीर में, कश्मीर साइड में अलग राजा था उस दौरान, तो कश्मीर का जो ये अलग क्षेत्र है। फिर आपका ये नीचे आप देखेंगे तो ये मदुरई, मदुरई भी एक क्षेत्र है। वो कहाँ है आपका, अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं इसको साउथ में, साउथ इंडिया में मदुरई है। तो ये आपको मैं मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है हमारे वो कौन कौन सी हैं, ठीक है ना बेटा। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे जो राजस्थान है, अब जो राजस्थान का जो एरिया था ये वाला है ना, ये एरिया जो राजस्थान का है, जो एरिया है ये राजस्थान का जो एरिया सेपरेट करता है इंडस प्लेन फ्रॉम द पेनिनसुला। ये पेनिनसुला है, देखो यहाँ राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान है। अब इसके जस्ट बाद ही यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि जो पेनिनसुला है। तो जो राजस्थान है वो किसको सेपरेट करता है, हमारे पेनिनसुला इंडिया को डिफरेंट करता है, अलग करता है। फिर इसी में आपका विंध्य एंड सतपुरा रेंज है। एक मिनट मैं इसको पहले इरेज करती हूँ, फिर आपको ये चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर आपका बेटा विंध्य एंड सतपुरा रेंज है जो कि छोटा नागपुर और बिहार साइड में मिलती है। जैसे आपका ये प्रयाग है और इधर ही साइड में आपका बिहार भी है। तो यहाँ का जो एरियाज होगा वो क्या कहलाएगा हमारा, ये इधर बिहार वाला जो एरियाज है ये क्या कहलाएगा, ये हमारा सतपुरा रेंजेस है। यहाँ कौन सी रेंज है बेटा बिहार में, सतपुरा रेंजेस और छोटा नागपुर। फिर बे ऑफ बंगाल भी है बेटा, यहाँ बंगाल है, उड़ीसा है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमारे क्या कहलाती हैं, सतपुरा रेंजेस के बारे में बताती हैं। सतपुरा रेंजेस के बारे में आपने सुना है। जैसे रेंजेस क्या है, जो ये आपके माउंट वगैरह होते हैं ना, जिनकी एक बड़ी सी श्रृंखला बनी रहती है, माउंट की जो बड़ी सी श्रृंखला बनी रहती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जैसे मान लो ये यहाँ हिमालयाज है, ये बहुत बड़ी लेवल पे हिमालयाज फैला हुआ है ना। तो ये क्या हम हिमालयाज रेंज कह सकते हैं, यानी बहुत बड़ी मात्रा में हिमालय फैला है। तो इसी तरीके से जो बिहार में, बंगाल में सतपुड़ा रेंजेस मिलती है। फिर आपको मैंने जैसे यहाँ बताया था कि आपको यहाँ आपको क्या मिलता है, राजस्थान मिलता है। यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये अजमेर, राजस्थान, उदयपुर, ये सारे क्षेत्र में हमें राजस्थान मिलता है। इसके बाद से ही पेनिनसुला स्टार्ट हो जाता है। तो जो राजस्थान का जो क्षेत्र है वो मालवा प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है बेटा। किसके नाम से जाना जाता है, मालवा प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। प्लेट्यू क्या होते हैं बेटा, पठार। क्या होते हैं बेटा, पठार। प्लेट्यू क्या होते हैं, पठार। और पठार क्या होते हैं, जैसे कि जो नदियां वगैरह चलती हैं, फिर एकदम से वो चलते चलते धीरे धीरे अपनी, जैसे पहले तो बहुत चौड़ी होती हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होती है वो एकदम से जाकर आगे जाके थोड़ा पतली सी बनती होती चली जाती है। अब ये जो एरियाज उन्होंने, ये ड्राई एरिया है, ये जो एरियाज आपका जो रह जाता है ये आपका प्लेट्यू कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जो प्लेन एरिया जो रह जाता है वो क्या कहलाता है, प्लेट्यू कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड प्लेट्यू। तो ये प्लेट्यू जो रहता है इन्हीं को हम पठार कहते हैं, ठीक है ना। तो जो मालवा जो उज्जैन का क्षेत्र है तो इसी को हम मालवा प्लेट्यू कहते हैं। इसी के बाद बेटा इसी में आपके यानी कि जो राजस्थान में आपकी अरावली हिल्स भी देखने को मिलती हैं। क्या मिलती है, अरावली हिल्स भी देखने को मिलती हैं। और आप कह लो कि जो मालवा का जो प्लेट्यू, उज्जैन का जो प्लेट्यू है, इसको हम अवंती के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, अवंती। इसको हम अवंती के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, किस एरिया को अवंती के नाम से जानते हैं, मालवा। और मालवा प्लेट्यू को कहाँ मिलता है हमें, वो जयपुर, उज्जैन। और जयपुर उज्जैन कहाँ है आपका, राजस्थान। और यहाँ पे किसका शासनकाल था, मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया था कि राजस्थान में किसका शासनकाल था, राजपूत। किसका था बेटा, राजपूत का। और आपको पता है ना कि जो मोहम्मद गजनवी था वो हमारा इस एरिया से आया था। देखो बेटा, जो गजनी है ना, देखो इस एरियाज में ना, तो इस एरिया से जब गजनी आया था तो यहाँ पे उस दौरान राजपूत राजा शासनकाल था। और जब गजनवी आया था तो उस दौरान पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल था। तभी तो पृथ्वीराज चौहान ने गजनवी से लड़ाई लड़ी। और पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं
तो उनको गजनवी पर दया आती है और वो उसको जिंदा छोड़ देते और उसे वापस जाने के लिए कह देते कि तू अपने देश लौट जा, हमारे देश पर आक्रमण मत करो। लेकिन गजनवी क्योंकि मानता नहीं है, फिर वो फिर से युद्ध लड़ता है, दोबारा आता है कुछ सालों बाद। और फिर क्या होता है, उस सेकंड युद्ध में बेटा पृथ्वीराज हार जाते हैं और मोहम्मद गजनवी पृथ्वीराज को मरवा देता है, वो उसे कोई दया नहीं आती है। तभी से वो फिर हमारे इंडिया में एंट्री कर लेता है। कौन? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी कौन था? जिसने कई बार जो गुजरात है वहाँ का जो टेम्पल है ना, कौन सा, सोमनाथ, राइट, जो सोमनाथ टेम्पल है मोहम्मद गजनवी ने उसको 17 बार लूटा है। क्योंकि सोचो इतना सोना वगैरह इतना सारी चीज़ें थी हमारे इंडिया में कि लोग शासन करने आते थे और लूट लूट कर ले जाते थे। तो खैर आगे चैप्टर में आएगा, मैं तब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी है कि जो गजनवी है वो यहाँ से आया था, यहाँ राजपूत शासन काल था। और राजपूत शासन काल कहाँ था? आपका मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अवंती। और अवंती को ही क्या कहा जाता है? आपका क्या कहते हैं? मालवा प्लेट्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके बच्चों, फिर आपका आता है बेटा, जैसे यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश आता है ना, इस जगह पे देखो है ना, यहाँ आपका मध्य प्रदेश आता है। तो उस दौरान मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था और आपका जो छत्तीसगढ़ है ईस्टर्न साइड में, इधर ही छत्तीसगढ़ था, है ना, जो ईस्ट साइड में जो छत्तीसगढ़ है और जो मध्य प्रदेश था, और आप वहाँ पे, और उसको क्या कहा जाता है उसके एरिया को, यानी छत्तीसगढ़ प्लेन्स इन ईस्टर्न, और मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? दक्षिणा कोशला। क्या कहते हैं बेटा? दक्षिणा कोशला कहा जाता है। दक्षिणा कोशला इस क्षेत्र को, यानी कि जो हमारा मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र था उसको किसके नाम से और जाना जाता है? दक्षिणा कोशला के नाम से। फिर इसी के बाद बेटा मैं आपको बता दूं कि कुछ नदियों के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन करा देती हूँ। ये जो आपका वो था ना, ये देखो एक मिनट, ये आपका ये वाला है ना जियोग्राफिकल फैक्टर, ये सारा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ थ्रू द पिक्चर्स, थ्रू द डायग्राम। ओके बच्चों, तो आपको इसको रीड करना है। रीड करने के बाद आपको जो मैं समझा रही हूँ उनसे चीज़ों को कनेक्ट करना है। फिर आपकी बेटा आती है, मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हम किसी कोई भी शासन काल हो बेटा, वो सारी चीज़ें हमें बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। रिवर्स हैं उस दौरान देखो क्या थी, मैंने आपको बताया था ना कि जो नीचे का जो क्षेत्र है हमारा, ये पेन के आकार का जो क्षेत्र है, जिसको हम पेनिनसुला रीजन कहते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर बेटा जी कुछ नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती हैं। कुछ नदियाँ आपकी अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, यानी कुछ नदियाँ आपकी अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं कुछ, और कुछ अरेबियन सी में जाके मिलती हैं। अब ये हमें देखना होगा कि कौन सी नदी किस में फ्लो मिलती है। तो अगर हम बात करें जो हमारी मेजर रिवर्स है, कुछ बड़ी बड़ी नदियों के नाम ले देती हूँ, वैसे तो बहुत सारी हैं, जैसे कि आपकी महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है। कौन से बेटा? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ये जो नदियाँ हैं, महानदी, मैं लिख दूँ इसको, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, राइट। तो ये जो 4 नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मेजर नदियाँ हैं, जिनकी वजह से हमारा जो एरिया फर्टाइल था और इन्हीं की वजह से हमारी जो भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। तो ये जो भूमि है ये हमारी हेल्प करती थी किसमें? न्यूक्लियस एरियाज में और डेल्टा बनाने में। डेल्टा आप लोग समझते हो ना, जैसे नदियाँ वगैरह बहकर आती हैं और कुछ अपने साथ कुछ न्यूक्लियर्स, कुछ कूड़ा मटेरियल वगैरह जो लेकर आती है, फिर धीरे 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 यहाँ पे भूमि यहाँ इकट्ठा कर देती है कुछ मैटर अपना, जो भी आपका लेकर आते हैं, जैसे न्यूक्लियर है, या फिर आपका देखो कुछ अपने साथ बहाकर लेकर आती है जितना भी मैटर, तो धीरे धीरे ये यहाँ पर आके लाकर इकट्ठा कर देती है। इसी को बेटा हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम डेल्टा कहते हैं। जो ये मैटर जो नदियों के द्वारा हो या फिर आप कह लो समुद्र के द्वारा जो लाया हुआ मैटर होता है, जितना भी मटेरियल होता है, आप कह लो एक तरह से कूड़ा करकट या कुछ भी मटेरियल होता है, वो सारा हमारा क्या कहलाता है? आपका वो कहलाएगा डेल्टा। तो ये नदियाँ ही अपना डेल्टा भी बनाती हैं। और
ये जो सारी नदियाँ हैं, ये मैंने बताया था, ये हमारी बहुत ज़्यादा कल्चरल ग्रोथ करती हैं और फर्टाइल ग्रोथ भी करती हैं। फिर इसी में आता है बेटा जो नर्मदा एंड ताप्ती रिवर है। कौन कौन सी बेटा? नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। देखो यहाँ से जैसे मान लो नर्मदा एंड ताप्ती रिवर यहाँ से होकर बहती हैं, और यहाँ से ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कहलाएंगी बेटा। कौन सी कहलाएंगी? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, क्योंकि ये वेस्ट साइड में बह रही हैं। तो ये क्या हमारा अरेबियन सी में आकर मिल जाती है। कौन कौन सी नदियां अरेबियन सी में आकर मिलती है? नर्मदा एंड ताप्ती। किस टाइप की रिवर है ये? वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, यानी कि वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं। इसी के बाद बेटा जैसे फिर इधर साइड में आपको पता है कि इधर गुजरात है ना, यहाँ आपको पता है ना कि गुजरात है। तो ये आपका यहाँ पे जब गुजरात है, तो जो गुजरात है वो यहाँ पे कुछ सेंट्रल इंडिया, यानी गुजरात का जो ये वाला जो यहाँ से जो पार्ट है वो सेंट्रल इंडिया है ना, यहाँ से गुजरात से लेकर ये सारा कुछ सेंट्रल इंडिया में आता है यहाँ पे। तो ये सारा जो गुजरात है सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट होता है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डेक्कन प्लेट्यू, यानी दक्कन का पठार कहा जाता है। और इसका जो फीचर्स है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, बहुत ज़्यादा यहाँ उपजाऊ होती है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द विंध्यास इन द नॉर्थ और टू द साउथ लिमिट्स ऑफ द कर्नाटक, यानी साउथ से लेकर और विंध्यास की जितने भी जो फ्लो करके रिवर वगैरह आती हैं वो सारा कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया को क्रिएट करती हैं। आप देखो खुद, जैसे कि आपका मैं बताऊँ, ये रेस करती हूँ मैं, जैसे आपका ये मैंने बताया कि यहाँ गुजरात है और यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती आकर वैष्णव फ्लोइंग रिवर है, तो अरेबियन सी में आके जो मिलती है, तो ये सेंटर वाला जो एरिया है। फिर हमारी जो गंगा है और भी कई नदियाँ हैं। तो ये सारी जो जैसे कि जो ओरिजिन होते हैं हमारे उसके नदियों के, तो जो हमारा जो लेकर आती है ना जो नर्मदा एंड ताप्ती, तो जो गुजरात वगैरह होकर जब निकलती है तो हमारा डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और इसी को हम सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल स्पेशली रिच, यानी कि जो सेंट्रल एरिया का जो सबसे रिच पार्ट है ये। यहाँ पे रिच क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं है कि अमीर है, यहाँ सोना चांदी खुदा पड़ा है, नहीं। यहाँ के बिकॉज ऑफ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स दीज एरियाज आर फर्टाइल and the soil yield good crops of cotton, millets and peanuts and oilseeds. It was this reason why the earlier farming cultures, यहाँ का जो एरिया है बहुत ज़्यादा बेटा उपजाऊ है क्रॉप्स की, कॉटन की क्रॉप्स के लिए, कॉटन की फसल के लिए, यानी रुई वगैरह की जो खेती होती है, मिलेट्स जो अनाज वगैरह जो होता है जैसे आपका मक्का बाजरा ये सारा कुछ, पीनट्स आपके बादाम अखरोट, ये सारी चीज़ें यहाँ ऑयल शीट्स वगैरह के जो खेत हैं वो हमें इस एरिया में देखने के लिए मिलती है। ये सारा जो हमारा जो फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल है बेटा, ठीक है ना। जो वेस्टर्न प्लेट्यू है हमारा, ये वेस्टर्न प्लेट्यू तो कहलाएगा क्योंकि वेस्ट साइड में, तो जो वेस्टर्न जो प्लेट्यू है ये बहुत ज़्यादा हमारा फार्मिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। फिर बेटा मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये ईस्टर्न कोस्ट होते हैं, यानी घाट, और ये ईस्टर्न कोस्ट है और ये वेस्टर्न कोस्ट है। मेरा पेन नहीं चल रहा है ये, हाँ ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वाले ईस्टर्न कोस्ट एरियाज़ हैं, और ये आपका वेस्टर्न कोस्ट एरियाज़ हैं ये, ठीक है ना, ये वेस्टर्न कोस्ट एरियाज़ हैं। तो ये सारे देखो, द नीलगिरी एंड द कार्डमम हिल्स द रिगार्ड ऑफ सूट ऑफ द बेसिस पेनिनसुलर फॉर्मेशन। ये आपके जो ईस्टर्न एरिया से जो यहाँ पर आकर एकदम से नदी डेल्टा वगैरह बनाते हैं, जो फर्टाइल एरिया होता है वो ज़्यादा नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स के लिए भी बहुत फेमस है। इसी तरीके से आपका बेटा मैं बता दूं कि आपकी जो गंगा वैली है, जो मिडिल गंगा वैली और मालवा के बारे में बताया था ना, देखो गंगा यमुना और मिडिल गंगा वैली, जो मालवा, एक मिनट में ऐसे रेज करके आप गंगा का चार्ट बना के दिखाते हैं। जैसे आपको बताया ना जो गंगा है वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। हिमालय से भी कहाँ से? गंगोत्री से। तो ये गंगा है और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इस तरीके से आती हैं, वो आती है ना, इसमें आती हैं आपका, वो आती है इस तरीके से बहते हुए, ये इस तरीके से ये सारी आके बे ऑफ बंगाल में आके ये इसकी ट्रिब्यूटरी से कई सारी नदियाँ इसको घेर लेती हैं, और ये सारा कुछ आकर फिर ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर में यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये सारा जो मालवा का जो क्षेत्र है आपका ये,
तो ये मालवा का क्षेत्र, नॉर्थन डेक्कन एंड आंध्र कलिंगा कोस्टल ओडिशा। जी देखो ये नॉर्थन हो गया आपका, राइट बेटा, इधर का जो ऊपर है ना ये आपका नॉर्थन क्षेत्र हो गया, है ना। और जो आपका ईस्टर्न है इधर ओडिशा आ जाता है आपका, तो ये कोस्टल ओडिशा हो गया, उड़ीसा आ जाता है ना इधर साइड में, तो ये कोस्टल ये एरियाज आपका उड़ीसा में आ जाता है। फिर तमिल प्लेन्स आर द मेजर पेनिनसुला, ये सारी चीज़ें बेटा हमें बहुत ज़्यादा हमारी फर्टाइल एरियाज़ के बारे में बताती हैं। तो ये आप पिक्चर्स के साथ ही उस जो पिक्चर है ना इसके ऊपर इसको रीड करें। यही सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है थ्रू द डायग्राम। फिर आपका बेटा कुछ स्मॉलर एरियाज़ हैं, यानी कुछ छोटे छोटे एरियाज़ हैं, जैसे कोंकण है, कानरा है, छत्तीसगढ़ हैव ऑल्सो मेड अ मार्क सम एरिया सच एज रिच और दोआ बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा एंड विगन बिटवीन गोदावरी एंड कृष्णा। जैसे आप मान लो कुछ जो रिचर डोआब है, अब बोले रायचर डोआब है, जो रायचर डोआब है वो कहाँ है, बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा। कृष्णा एंड तुंगभद्रा एक नदियाँ हैं, क्या है बेटा, कृष्णा एंड तुंगभद्रा एक नदियाँ हैं, इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, रायचर। लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, हालांकि छोटा ही है, लेकिन इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, रायचर कहलाता है। देखो मैं इसमें समझाऊँ मैं आपको, ये रहा कुछ मैंने पॉपुलर ये ना ये सारी चीज़ें, कृष्णा एंड तुंगभद्रा, ये सारा कुछ, तो ये सारा क्या है, ये आपकी रिचर है, यानी यहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी भूमि होती है, अच्छी फसल होती है। फिर जो वेंगी है, जो वेंगी किसके बीच में आती है बेटा, गोदावरी एंड कृष्णा नदी के बीच में। कृष्णा एंड तुंगभद्रा के बीच में है कौन, रायचर। और जो वेंगी है वो किसके बीच में, गोदावरी है कृष्णा के बीच में। ये हमारा एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है, मैंने बताया था ना, ये सारी जो नदियाँ वगैरह है वो कैसा है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है। और फिर इसके बाद बेटा जी, और एट मोस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री इंडिया थ्रू द कल्चरल यूनिट वॉज बोर्न टॉन बाई इंटरनेशंस वॉर्स फेमाइन फ्लड। बेटा धीरे धीरे बेटा देखो बाढ़ आती गई है ना, अकाल पड़ गया, बीमारी फैल गई, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो गई। और माना जो जैसे मैंने बताया कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन थी बहुत साल पहले, तो इसका भी ख़त्म होने का एक यही रीज़न है कि जो फ्लड वगैरह है, प्लग है, बीमारियाँ, इन सारी चीज़ों की वजह से बेटा सभ्यताएं चेंज होती जाती है, हमारे रहने का तरीका चेंज होता चला जाता है। फिर आपका जो फिर उस दौरान फिर देखो लोगों में इनइक्वालिटी होने लगी, असमानताएं होने लगी। अगर हम एंशिएंट की बात करें तो इतनी असमानताएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ये सारी चीज़ें चेंज होती जा रही थी, मुगल तुर्कीज आ गए, मुगल आ गए, ये सारे लोग आते जा रहे थे, अपना अपना कल्चर शो करा रहे थे, उनकी वजह से लोगों में इनइक्वालिटी आना स्टार्ट हो गई, डिस्क्रिमिनेशन होनी शुरू हो गई। ये सारी चीज़ें फिर हम धीरे धीरे ये सभ्यताएं ख़त्म होने लगी। फिर इसी तरीके से जैसे इजिप्ट है, मेसोपोटामिया है, ग्रीस है, ये सारी चीज़ें बेटा इनसे हमारे यहाँ का ट्रेडिशन होता था, हमारे यहाँ से व्यापार किया जाता। अब व्यापार के रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं हमें, कॉइन्स के जरिए। जैसे हम कहें कि मेसोपोटामिया, इजिप्ट है, इजराइल वगैरह, ग्रीस, इन सब जगह से हमारा ट्रेडिशन होता था। और इन ट्रेडिशन की जो नॉलेज हमें कहाँ से प्राप्त होती है, थ्रू द कॉइन्स, क्योंकि देखा गया कि वहाँ के कॉइन्स हमें यहाँ मिले खुदाई में और हमारे यहाँ के कॉइन्स वहाँ मिले हुए। तो ये क्या है, शैडोवी चीफ टेंस है, who lived nearly 1000 years before Christ. The Orthodox Hindus in their daily worship repeat hymns composed even earlier. India and China have in fact the oldest continent cultural tradition in the world. कि देखा गया पुराने इंडिया कल्चरल में इंडिया और चाइना का बहुत ज़्यादा ट्रेड चलता था, कल्चरल ट्रेड बहुत ज़्यादा था। और ऐसा ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, जो मिथ्य हमारी संकल्पना होती हैं, जो हमारे भावनाएं होती हैं, सोची समझी हुई जो भावनाएं होती हैं, वो देखा गया है कि जो क्रिश्चियन से जो जब जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था उनसे पहले ये सारी चीज़ें आपस में भेदभाव होने लगे थे, इनक्वालिटी होने लगी थी। इन सब की वजह से ये सारी चीज़ें चेंज होती गई। फिर आता बेटा टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट, मैंने बताया था ना, इंडिया एक बहुत बड़ा देश रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। तो जो इंडिया है वो भी क्या है, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसको है ना कई नामों से जाना जाता है। कहीं पर उसको भारतवर्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, कहीं उसके सब कॉन्टिनेंट यानी छोटे छोटे उसके और भी क्षेत्र थे,
जैसे आपको मैं पिक्चर्स के थ्रू समझाऊँ। ये ना जैसे इंडिया है, अब पहले बेटा पाकिस्तान अफगानिस्तान अलग नहीं था, इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, तो इसके क्या ये सब कॉन्टिनेंट है। फिर इधर आपका चाइना है ना, बांग्लादेश है इधर, इधर आपका ये म्यांमार है ना, या म्यांमार है। तो ये सारे क्या है, इसके सब कॉन्टिनेंट देश हैं, इसके आसपास के ट्रेड करने के लिए और इसके सहयोगी क्षेत्र हैं ये सारे। तो इनको क्या कहते हैं हम, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, उपमहाद्वीप क्या कह सकते हैं इनको, उपमहाद्वीप। उस दौरान भी इंडिया को हम कई नाम से जान सकते हैं, जैसे भारतवर्ष, कुछ लोग कहते थे जम्बू द्वीप, क्योंकि इसके कई सारे द्वीप थे, आसपास के जो क्षेत्र थे बहुत ज़्यादा बड़ा था। द विष्णु पुराण से, अब विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, द कंट्री लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द हिमाद्री, यानी जो नॉर्थ और साउथ ओशियन का जो क्षेत्र है उसको हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और दैट द हिमालयस इज कॉल्ड भारतवर्ष, और हिमालय को भी हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। किसमें किसमें देखने के लिए इंफॉर्मेशन मिलती है, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किसमें बेटा, पुराण में, विष्णु पुराण में। किसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, ये हमें विष्णु पुराण एक बुक है, उसमें इसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। फिर वो उस दौरान ही साउथ एशिया के जो लोग थे वो क्या कहते थे इंडिया को, वो जम्बू द्वीप कहा करते थे। लैंड ऑफ वुड एप्पल, लैंड ऑफ वुड मतलब आप कह लो लकड़ी का सेब के नाम से भी जाना जाता था। फिर आपका जो बौद्धिस्ट आए, जो टेक्स्ट मिले हैं ना हमें, बौद्धिस्ट हैं, जैनिज्म है, तो अलग अलग, जैसे मुगल है, मुगल का जो टेक्स्ट मिला है हमें, तो इन सारे टेक्स्ट में अलग अलग कहा गया है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें कहा गया है आर्यव्रत, क्या कहा है उसमें, आर्यव्रत कहा गया है, यानी आर्यंस इज सेड टू हैव बीन यूज्ड बाय पतंजलि। पतंजलि बहुत ज़्यादा विद्वान, आपके एक तरह से चिकित्सक कह सकते हैं आप इनको। तो जो पतंजलि थे उन्होंने क्या टर्म यूज़ करी है इसको बुलाने के लिए, वो डिनोट करते हैं कि जो हमारा भारत है वो आर्यन से, आर्यव्रत कहलाया है। जो हमारा नॉर्थन पार्ट है और इंडिया का, जो हमारा इंडिया का नॉर्थन पार्ट है, जो हिमालय और विंध्यास के बीच का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, उसी को हम आर्यव्रत कहते हैं, हिमालय और विंध्यास के जो पार्ट का है। फिर जैन अवेस्ता, बेटा जैन अवेस्ता एक ऐसी बुक है जो पर्शियन लोगों की, जो पर्शियन धर्म है ना, पर्शियन धर्म होता है ना, उनके धर्मों की ये बुक है जैन अवेस्ता। उसमें कहा गया है कि जो सतपुरा सिंधु है, जो सतपुरा लैंड है, द लैंड ऑफ 7 रिवर, जो सतपुरा लैंड है वो किसकी भूमि है, 7 नदियों की भूमि है। द एंशियंट ग्रीक रिफर द इंडियन एज इंडियो, जो आपका जो ग्रीक लोग आए थे, जो फॉरेनर ग्रीक आए थे इंडिया में, वो इसको इंडियो के नाम से कहते हैं, पीपल ऑफ द इंडस, और ये कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं वो इंडस लोग कहलाते हैं। ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड द नेम दैट जॉइंट पॉपुलरली वॉज हिंदुस्तान, और जब मिडिवल पीरियड आया, जब मुगल शासन आया, उस दौरान भारत को क्या कहा गया, हिंदुस्तान कहा गया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। ये सारी चीज़ें हमें बताती है कि इंडिया को किस दौरान की क्या क्या चीज़ें क्या कहते थे, इंडिया को किस सब कॉन्टिनेंट यानी किस क्षेत्र को, इंडिया के किस क्षेत्र को क्या कहकर बुलाया जा सकता है। आप इसको रीड करें और अच्छे से दोबारा इसको सुने। इसी दौरान फिर आपका फिजिकल मैप आता है। फिजिकल मैप में बेटा आपकी जो रिवर्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल मैप में बात करते हैं। तो यू कैन नोटिस दैट द रिवर इंडस और सिंधु एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज रिवर सतलज एंड ब्यास एंड चिनाब। जो बेटा आपकी जो आपका जो मैंने बताया था इधर से इंडस है, मैं इसे रेज करती हूँ, जो इंडस है, जो इसकी मान लीजिए आपका जो इंडस है यहाँ से फ्लो हो रही है ना, यहाँ से आ रही है। जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है यानी उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, और इंडस की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी है बेटा, कौन सी है, अभी तो बताया था, रावी, कौन सी है, रावी और सतलज, ब्यास एंड चिनाब एंड झेलम। ठीक है बेटा, रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब एंड झेलम, दीज ट्रिब्यूटरीज ऑफ सिंधु। ट्रिब्यूटरीज मैंने बताया ना, उसकी सहायक नदियाँ जो उस नदी में आकर मिल गई हो। जैसे कि इंडस है, इंडस बहुत बड़ा क्षेत्र करती है,
तो बेटा इंडस पाकिस्तान में चली गई है, और पाकिस्तान में इंडस की नील नदी भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इंडस की नदी को नील नदी के नाम, यानी पाकिस्तान की नील नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो इसका बड़ा भाग है वो पाकिस्तान में फ्लो होता है, ठीक है ना। तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है कौन सी है, ब्यास, सतलज, चिनाब और झेलम और रावी। तो ये सारी क्या है, वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी वेस्ट साइड की है ये। आप देख सकते हो ये वेस्ट साइड में तो है ये सारी चीजें। तो वेस्ट साइड की जो नदियां हैं, तो सिंधु वॉज एन एंशियंट। अब देखो जो सिंधु लोग थे वो क्या कहते थे कि हम आर्यंस हैं, आर्यन के नाम से जाना जाता है उनको, जो कि वो बताते हैं कि हम जो नॉर्थ इंडिया से आए थे। कहाँ से आए थे बेटा, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया इधर ही तो आएगा। जो आर्यंस है वो कहाँ से आए थे, नॉर्थ इंडिया से आए थे। और ये ईरानीज, अफगानीज, तुर्क्स, मुगल्स, ये कौन कौन से, ईरान से है ना, अफगान से, और तुर्क, मुगल, और कौन थे, ईरानी, अफगानी, तुर्क, मुगल। ये सारे लोग किस क्षेत्र से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से आए थे। किधर से आए थे बेटा, नॉर्थ वेस्ट से आए थे। फिर इसी के बाद आपका कहते हैं कि ये जो उस दौरान जब हिंदू नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, तो ये सारे लोग आए थे और इनकी अलग अलग लैंग्वेज थी, इनकी देयर लैंग्वेज। ये आए तो थे लेकिन इनकी खुद की लैंग्वेज थी। और जो द बिकेम्स, यानी द एस बिकेम एच, सो दे प्रोनाउंस द रिवर्स नेम ऑफ एज हिंदू। और इसी वजह से इनका जो एस और एच जो इनका प्रोनाउंसिएशन था, वो इसी की वजह से इसको हिंदू कहने लगे। यानी तो दे प्रोनाउंस द रिवर्स नेम हिंदू। जो इंडस नदी थी, तो जो इंडस नदी थी उसका उनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो एस और एच का ज़्यादा था, इसकी वजह से वो इंडस नदी को हिंदू कहने लगे थे। द नेम ऑफ हिंदुस्तान और द लैंड ऑफ द रिवर हिंदू। अब जो हिंदू, क्योंकि इंडस नदी को वो लोग हिंदू कहने लगे, फिर हिंदू की वजह से ही उस हिंदुस्तान का नाम पड़ गया। बिकॉज ऑफ हिंदू रिवर जब वो कहने लगे, उसी की वजह से हिंदू का नाम, इंडिया का नाम हिंदुस्तान पड़ गया, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो इंडस था वो क्या था, सिंधु, यानी इंडस नदी को भी हम सिंधु के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो आपका नॉर्थ साइड से जो अफगानी तुर्कीज आए थे वो सिंधु बोलने लगे उस नदी को, सिंधु से फिर हिंदू, और हिंदू की वजह से फिर हिंदुस्तान नाम पड़ गया। और ये सारी जो कहानी हुई थी वो कब हुई थी बेटा, मिडिवल पीरियड में हुई थी। यानी जो मिडिवल पीरियड, जब मुगल शासक वगैरह, मिडिवल पीरियड भी दो टाइम में डिवाइड है ना, तो जो ये कहानी स्टार्ट हुई थी कब हुई थी, मिडिवल पीरियड में स्टार्ट हुई थी। फिर द टर्म हिंद एंड हिंदुस्तान वर यूज्ड इन बोथ पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज आफ्टर द इस्लामिक कॉन्सिक्वेस्ट ऑफ द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में ही पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज में इसको इस्लामिक में हिंद को हिंदुस्तान कह जाने लगा। यानी जो इंडिया था उसको लोग क्या कहते थे, पर्शियन लोग और अरेबिक लोग उसको हिंद कहा करते थे, हिंद के नाम से ही हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है ना बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स। कब हुआ, 11th सेंचुरी में। किसके दौरान, इस्लामिक कॉन्सिक्वेस्ट के दौरान, जब इस्लामिक संघर्ष चल रहे थे, मुगलों में जब संघर्ष चल रहे थे। फिर है बेटा आपका ये ब्रह्मपुत्र एंड हिमालय एंड विंध्य माउंटेन रेंज। जो टर्म बीकेम टू बी यूज द रीजन ऑफ इंडिया बिटवीन द रिवर्स इंडस। अब जो ये टर्म आई थी हिंदुस्तान को हिंदू कहने की, जो टर्म आई थी वो किसके बीच में आई थी, मैंने बताया था ना, एक तो इंडस नदी है ही है फेमस, फिर ब्रह्मपुत्र और हिमालयस की जो विंध्य माउंटेन रेंज है, उन्हीं की वजह से जो हिमालयास है, और हिमालयास को हिमालयास कह रहे हैं, इंडस को सिंधु नदी कहा जा रहा है, इसी की वजह से ये टर्म आई थी हिंदुस्तान कहलाने की। दो द नेम हिंदुस्तान कंटिन्यूड टू बी पॉपुलर थ्रू आउट द मिडिवल पीरियड, द एरिया विच वॉज कवर्ड बाई दिस नेम वेरीड वाइडली। और जो हिंदुस्तान का जो कॉन्टिनेंट था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया मिडिवल पीरियड में, मिडिवल यानी मध्यकालीन में। During the earlier medieval period, for instance, the same denote and land line between Indus and its 5 branches, और इसकी 5 ब्रांचेज हैं। The land between rivers गंगा एंड यमुना, और इसकी जो बहुत ज़्यादा जो ब्रांचें हैं उसकी नदियाँ कौन सी ज़्यादा फेमस है, गंगा एंड यमुना।
इन द लेट मिडिवल पीरियड, देखो जो स्टार्टिंग का जो मिडिल पीरियड था ना, उसमें तो गंगा और यमुना फेमस थी। जो लेट मिडिवल पीरियड है, द नेम कम टू डिनोट मच ऑफ वॉट मॉडर्न इंडिया इज टूडे इंक्लूडिंग साउथ इंडिया। फिर धीरे धीरे मॉडर्न मिडिवल पीरियड आने लग गया, मॉडर्न इंडिया होने लगे, फिर धीरे धीरे इसको हम इंडिया के नाम से जाने लगे, और आज के दौरान में हम इसको इंडिया के नाम से जानते हैं। किसको? हिंदुस्तान को। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर ऑल आर स्टूडेंट्स। प्लीज़ वॉच दिस वीडियोज़ एंड गॉट गुड नॉलेज थ्रू दिस वीडियोज़। और अगर आपके बच्चों, अगर आपके दोस्त को इसकी वाकई में ज़रूरत है, और अगर जिसके पास ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड कमेंट। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और आज ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये चैप्टर आपका 2 वीडियो में आपका आज फिनिश हो गया है। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखना, अच्छी लगी तो इसे लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल। टेक केयर, बाय।